Hello everyone. Our next method is Vogel approximation method. It is one of the method to find initial basic feasible solution of transportation problem. There are three methods to find the initial basic feasible solution of transportation problem. These two methods are already discussed in previous video. Now I am going to discuss Vogel approximation method. This method is also known as penalty method because we have to find penalty in this method. What is the formula to get penalties? Penalty is equal to second minimum cost minus मिनिमम कॉस्ट. डैट मीन्स हमें हर एक रो और हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम कॉस्ट एंड सेकंड मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है और उनके डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा पेनल्टी होगा. जैसे कि हमने पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, दिस वन 4 3 2 7 अप टू सॉन 4 3 2 7, सेम मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली है ताकि हम रिजल्ट्स को ईजिली कंपेयर कर सकें. तो ये सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारे पास. अब मैंने हर एक रो और हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टीज निकालनी है. जैसे अभी इसमें मिनिमम कॉस्ट है हमारे पास 2, सेकंड मिनिमम है 3, इन दोनों का डिफरेंस इज़ 1. सिमिलरली यहाँ पर मिनिमम 1 है, सेकंड मिनिमम 5 है, इन दोनों का डिफरेंस इज़ 4 एंड 4 थर्ड रो एंड फोर्थ रो. इसमें 3 एंड 3 फर्स्ट मिनिमम है, सेकंड मिनिमम दोनों 3 3 है तो 0 हो जाएगा. सिमिलरली फॉर ईच कॉलम मिनिमम यहाँ पर 3 है और सेकंड मिनिमम 4, तो उनका डिफरेंस 1 हो जाएगा. सिमिलरली 3 एंड 4 1, 2 एंड 3 1, एंड इसमें 3 एंड 6, ये दोनों फर्स्ट मिनिमम है सेकंड मिनिमम है, उनका डिफरेंस 3 आ जाएगा. इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी देखनी है कि अमंग ऑल दी रोज एंड ऑल दी कॉलम सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है. तो सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी हमारे पास यहाँ पर 4 है. तो इट मीन्स ये किस रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, S2 के कॉरस्पॉन्डिंग. तो हमने सबसे पहले इस रो में एलोकेशन देनी है, और एलोकेशन देनी किस सेल को, क्योंकि एक रो में तो 4 सेल है यहाँ पर. तो सबसे मिनिमम कॉस्ट जहाँ पर होगी इस सेल में हमने उसको एलोकेट करना सबसे पहले. जैसे कि यहाँ पर 5 एंड 8 का मिनिमम 5 है, तो यहाँ पर 5 की एलोकेशन हो जाएगी, राइट. इसके बाद यहाँ पर वैसे मैंने यहाँ पर सब मेंशन कर दिया है कि सिंस S2 हैज़ मैक्सिमम पेनल्टी देयरफॉर वी विल एलोकेट टू वन सेल ऑफ S2 एज सेल 2 3 हैज़ मिनिमम कॉस्ट विच इज़ 1. एलोकेट दिस सेल फर्स्ट. तो अब हमने जैसे इसको एलोकेट किया, ये 5 फिनिश हो गया और यहाँ पर 3 आ जाएगा. तो इट मीन्स जो D3 डेस्टिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी है. तो नेक्स्ट टेबल में हम इसको एलिमिनेट कर देंगे. तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि सिंस D3 फुलफिल्ड इट्स डिमांड, सो एलिमिनेट दिस कॉलम इन नेक्स्ट टेबल. तो नेक्स्ट टेबल में हमारे पास अब यहाँ पर D3 नहीं है, D1 D2 D4 और अपडेटेड अवेलेबिलिटी एंड डिमांड, क्योंकि यहाँ पर पहले 8 था, दिस वन पहले यहाँ पर 8 था तो उसको अपडेट करके यहाँ पर अब 3 बन गया. ठीक है, बाकी सारा सेम है. अब अगेन हमने हर एक रो और हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टीज निकालनी है. 3 एंड 4 का मिनिमम 1, 5 एंड 6 का मिनिमम 1, 4 एंड 6 का मिनिमम 2, सॉरी डिफरेंस 2, एंड 3 3 का डिफरेंस 0. सिमिलरली हेयर now we have maximum penalties 3 which is corresponding to column D4. ठीक है, तो अब हमने इसमें देखना सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, विच इज़ 3. तो हम इस 3 को एलोकेट कर देंगे. यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये फिनिश हो गया. इन दिस स्टेप destination D4 fulfill all its requirement, therefore in next table we also eliminate this column. In this next table we have eliminated D3 and D4. We have only D1 and D2 and S1 S2 S3 S4 with updated availabilities and demands. Now again we will find the penalties. Difference between 4 and 3 is 1. Since there is only 2 entries, therefore we will take the direct difference of these 2 entries, because minimum and second minimum are only these entries. Their difference is 1 1 2 2. Similarly differences of minimum and second minimum is 1 and 1 among these 2 columns. Now the largest penalty come at these two, S3 and S4. तो अब हमने इन चारों एंट्रीज में से देखना है मिनिमम एंट्रीज कौन सी है. वैसे यूजली तो वो ये कहते हैं कि भी कभी भी 2 जगह अगर सेम पेनल्टीज आए तो रैंडमली कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. बट मैं जो पर्सनली ऐसे यूज़ करता हूँ तो मैं दोनों पेनल्टीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रोज या जो भी कॉलम्स आते हैं उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट देखता हूँ कि कहाँ पर है. जैसे कि यहाँ पर इन चारों में से सबसे मिनिमम कॉस्ट 3 पर है, तो मैं इसको एलोकेट करता हूँ. तो 1 और 7 का मिनिमम 1 है, तो मैंने इसको 1 एलोकेट किया, ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा. अब यहाँ पर S4 की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है,
तो नेक्स्ट टेबल में S4 भी एलिमिनेट कर दूंगा, यहाँ पर बचेगा S1 S2 S3 एंड D1 D2। तो ये नेक्स्ट टेबल में हमारे पास S1 S2 S3 D1 D2 आ गया, सारी कॉस्ट वही है एंड अपडेट कर दिया। अगेन हमने पेनल्टीज निकाली, वो 2 आ गई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एलोकेट किया, क्योंकि 6 और 4 में मिनिमम 4 ही है। तो सेम पैटर्न से मैं एलिमिनेट करता गया और एलोकेट करता गया। जो लास्ट टेबल बचेगा हमारे पास, जब यहाँ पर हमारे पास इसको 7 हमने एलोकेट किया, ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो डेट मीन्स ये D2 भी खत्म हो गया, सिर्फ D1 बचेगा। तो नेक्स्ट टेबल में जब हमारे पास D1 था, तो यहाँ पर पेनल्टीज निकालने के लिए हमारे पास 2 एंट्रीज है ही नहीं, एक ही एंट्री, तो हम उसको डायरेक्टली एलोकेट कर देंगे कि यहाँ पर 6 हमारे पास डिमांड थी और इन दोनों के पास 3 अवेलेबिलिटी थी, तो उन्होंने 3 एज इट इज़ ट्रांसपोर्ट कर दी, जिससे D1 की डिमांड भी फुलफिल होगी। लास्ट में मैंने बनाया एलोकेटेड टेबल। एलोकेटेड टेबल मीन्स कि जितनी भी एलोकेशन हुई है सारों का मैंने एक ही टेबल में शो कर दिया कि किस पे कितनी कितनी एलोकेशन हुई है। और जब मैंने इसकी टोटल कॉस्ट निकाली तो वो है हमारे पास 91। अगर आपको लास्ट 2 मेथड्स की कॉस्ट याद हो तो वो आई थी, नॉर्थ वेस्ट के केस में वो आई थी 120 और लीस्ट कॉस्ट के केस में आई थी वो 100 और वैम के केस में आई है 91। डेट मीन्स वैम गिव मोर एक्यूरेट आंसर एज कम्पेयर टू अदर टूल्स। मीन्स जो वैम है हमें ऑप्टिमल के पास वाला सोल्यूशन देता है बाकी 2 मेथड्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये 3 मेथड थे हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब हमें निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत मेथड है, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेपिंग स्टोन मेथड, बट हम यहाँ पर सिर्फ मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मोदी मेथड। M फॉर मॉडिफाइड एंड DI फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कभी भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो वो हम निकालते हैं, जो अभी हमने 3 मेथड्स किए उन्हीं 3 मेथड में से हम किसी से भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट यूजली मैं रिकमेंड करूँगा कि वैम ही यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वैम यूज़ करके हमें नियरेस्ट टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है और उसके बाद जो नंबर ऑफ एलोकेशन होती है मोदी मेथड की वो कम से कम लगती है। लेकिन अगर हम नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज़ करेंगे तो सबसे दूर वाला सोल्यूशन मिलेगा, मीन्स ज़्यादा सोल्यूशन मिलेगा और हमें एलोकेशन आइट्रेशन पे आइट्रेशन लगाकर फिर ऑप्टिमल तक आना होगा। लीस्ट कॉस्ट में थोड़ी कम आइट्रेशन लगेगी और वैम में उससे भी कम आइट्रेशन लगेगी। जस्ट टू रिड्यूस कैलकुलेशन वर्क I will recommend a WAM method to find initial basic feasible solution if you are going to find optimal solution। तो देखो मोदी मेथड कैसे वर्क करता है। मैं इसी एलोकेटेड टेबल से स्टार्ट करता हूँ जो हमारे पास वैम मेथड से है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें बेसिक सेल्स कौन से हैं। अब जिस भी सेल पे एलोकेशन हुई होती है वो होती है बेसिक सेल, और जिस सेल पे एलोकेशन नहीं हुई होती वो होती है नॉन बेसिक सेल। और जैसे कि मैं सिंप्लेक्स मेथड के टाइम पे बताया था कि द वैल्यू ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर किसी सेल पे कोई एलोकेशन नहीं है, डेट मीन्स वहाँ पर 0 एलोकेशन है, तो ये नॉन बेसिक सेल पे नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या है 0, और जो बेसिक है उस पर समथिंग कुछ ना कुछ एलोकेशंस होंगी। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर बेसिक सेल्स को एक जगह लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो बेसिक सेल्स है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 4 1 एंड 4 4, ये सारे बेसिक सेल्स मैंने एक लाइन में लिख दिए। अब मैं हर एक बेसिक सेल के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। I हो गया रो, J हो गया कॉलम। जैसे भी ये सेल 1 1 है तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 होगी, J की वैल्यू भी 1 होगी। तो अगर मैं इसमें एंटर करता हूँ तो ये बन जाएगा U1 प्लस V1 इक्वल टू C11। C11 मतलब कॉस्ट 1 1 सेल पे कितनी है 4, तो वो U1 प्लस V1 इक्वल टू 4। सिमिलरली फॉर सेल 1 2 C1 और सॉरी U1 प्लस V2 इक्वल टू C12। तो C12 की हमारे पास कॉस्ट कितनी है विच इज़ 3, तो वो इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया। सिमिलरली फॉर ऑल दी सेल्स वी कैन कैलकुलेट UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। अब UI और VJ क्या है, UI VJ एक्चुअली हमारे पास ड्यूअल वेरिएबल्स है। जैसे हमने सिंप्लेक्स में भी हम लेते थे जितने भी हमारे पास कंस्टेंट्स होते थे हर एक कंस्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ड्यूअल वेरिएबल लेते थे। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करता हूँ तो हर एक रो और हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक ड्यूअल वेरिएबल लेना होता है। तो UI मतलब हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूअल वेरिएबल और VJ मतलब हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास U1 U2 U3 एंड U4। सिमिलरली कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग V1 V2 V3 एंड V4। तो हर एक रो हर एक कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ड्यूअल वेरिएबल लेते हैं। अब जैसे कि नॉन बेसिक
सेल पर वैल्यू 0 होती है, बट बेसिक सेल पर वैल्यू समथिंग कुछ ना कुछ होती है। तो उसी फैक्ट पे हम काम करते हैं कि यहाँ पर ड्यूअल वेरिएबल की जो कॉस्ट है हमारे पास, अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी। बट अगर हम नॉन बेसिक सेल की बात करें तो दिस कॉस्ट शुड बी, और दिस कॉस्ट और दिस अवेलेबिलिटी शुड बी 0। डैट मीन्स CIJ माइनस UI माइनस VJ इक्वल टू 0। खैर ये जो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर दिस वन ये मैं अभी आपको आगे क्लियर कर दूंगा जब इससे कोई यूज़ करेंगे। टिल देन आप ये देखिए कि हर एक बेसिक सेल्स के लिए हम UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही सारी टर्म्स आ जाएंगी, सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, अब इनको आपस में सॉल्व करके हमने इन सारे ड्यूअल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालनी है। U1 टू U4 एंड V1 टू V4, इन 8 के 8 ड्यूअल वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं किसी भी एक ड्यूअल वेरिएबल को 0 के इक्वल पुट करते हैं, किसी भी एक को, इन 8 में से किसी भी एक को हम कर सकते हैं। मैं यूजली U1 ही लेता हूँ। तो U1 को अगर हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पर अगर U1 को 0 पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू 4, ठीक है। तो अब U1 की वैल्यू 0 है, U1 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो V2 की वैल्यू 3, वो यहाँ पर लिख दी। अब मेरे पास V1 की वैल्यू 4 आई थी, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो U2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब U2 की वैल्यू 1 है, तो U2 की वैल्यू 1 है, अगर यहाँ रखता हूँ तो V3 की वैल्यू 0। अब मेरे पास V2 की वैल्यू 3 आई थी, वो 3 वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, U3 की वैल्यू 1। सिमिलरली बाकी रिमेनिंग वैल्यूज पुट करके U4 और V4 की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अब ये 8 ड्यूअल वेरिएबल निकालने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिक और नॉन बेसिक दोनों सेल हैं। बेसिक सेल पे हम वर्क कर चुके हैं, अब बचे नॉन बेसिक सेल। तो हमने ले लिए कि हमारे पास अब नॉन बेसिक सेल कौन से है। हमने CIJ माइनस UI माइनस VJ कैलकुलेट करना है फॉर ऑल नॉन बेसिक सेल्स। इन सब सेल्स के लिए हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमने नॉन बेसिक सेल्स लिख लिए कौन कौन से थे जिस पे एलोकेशन नहीं है, डेट इज़ 1 3 1 4 2 2 2 4 एंड सो ऑन। 1 3 1 4 2 2 2 4 एंड सो ऑन, यहाँ तक है, ठीक है। तो अब CIJ मतलब C13 माइनस U1 माइनस V3। तो C13 पे कॉस्ट क्या थी, C13 पे 2 कॉस्ट है, तो 2 माइनस V1 सॉरी U1 की वैल्यू 0 है, और V3 की वैल्यू वो भी 0 है, तो 2 माइनस 0 माइनस 0 विच इज़ 2। सिमिलरली 1 4 के लिए तो C14 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो 7 माइनस U1 माइनस V4, तो U1 की वैल्यू 0 है, V4 की वैल्यू 4 है, तो 0 माइनस 4 विच इज़ 3। तो हमने ये सारे सेल्स के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दिस वन, ये सारी वैल्यूज, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू CIJ माइनस UI माइनस VJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है हर एक नॉन बेसिक सेल के लिए, तो वो हमारा ऑप्टिमल टेबल होगा। इट मीन्स ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। तो ये जो टेबल हमारा ऑब्टेन हुआ था वैम से, वही हमारा ऑप्टिमल टेबल होगा, और हैंस जो ऑप्टिमल कॉस्ट है वो 91 ही रहेगी। इट मीन्स ये जो टेबल जनरेट हुआ है ये हमारा ऑप्टिमल टेबल है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑप्टिमल सोल्यूशन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वैम से ही निकालो, क्योंकि वो नियरेस्ट टू ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, जिससे हमारी आइट्रेशन कम हो जाती है। अब जैसे कि अब सपोज यहाँ पर अगर एक नेगेटिव आ जाता तो उस केस में क्या होता है, उसके लिए मैं भी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। बट इस केस में जैसे हमने यहाँ पर वैम यूज़ किया, हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया, जो हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट मिल गई। तो फिलहाल मैं कोई और मेथड से, जैसे हमने लीस्ट कॉस्ट से निकाला था दिस वन, लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारे पास कुछ एलोकेशंस आई थी जिसमें कॉस्ट हमारी 100 आई थी। तो मैं अब उससे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि एक दो आइट्रेशन लगा के पता लग जाए कि अगर यहाँ पर नेगेटिव कॉस्ट आ जाती है इसमें नॉन बेसिक सेल्स में, इसमें कहीं नेगेटिव आ जाता है तो हमें क्या करना होगा। बेसिकली हमें सिर्फ इतना है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव कॉस्ट आएगी, मोस्ट नेगेटिव, जैसे हम सिंप्लेक्स में मोस्ट नेगेटिव चूज़ करते थे, सिमिलरली यहाँ पर जिस पे भी मोस्ट नेगेटिव आएगी हमें वो नॉन बेसिक सेल को बेसिक बनाना है। अब ऑब्वियसली हमारे पास बेसिक सेल्स मतलब नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी होती है, m प्लस n माइनस 1, इस केस में हो जाएगी 4 प्लस 4 माइनस 1 विच इज़ 7, लास्ट क्लास में बताया था। तो नंबर ऑफ बेसिक सेल्स तो इतने ही रहने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर हम एक नॉन बेसिक सेल को बेसिक सेल में एंटर कराएंगे तो ऑब्वियसली इन बेसिक सेल्स में से एक ना एक नॉन बेसिक में एंटर होगा। तो ये प्रोसेस हमने करनी कैसे है वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास
मैंने एक एलोकेटेड टेबल लिया लिस्ट कॉस्ट मेथड का, सेम प्रॉब्लम है, उसको हम लिस्ट कॉस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था लिस्ट कॉस्ट से, उसमें एक कन्फ्यूज़न हो गई थी कि हम उसमें आई गेस 6 को पहले एलोकेट कर दिया था और 5 को बाद में एलोकेट किया था। तो बट जो कॉस्ट थी वो सेम ही आई थी। अगर आपके पास 5 और 6 दोनों एलोकेट हो रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें कोई वेरिएशन ना आए। बट अगर सपोज सिर्फ 5 तक की एलोकेशन होनी, 6 को एलोकेशन होनी ही नहीं थी उस प्रॉब्लम में, तो उस केस में हमें इसको उस केस में इसमें आंसर में वेरिएशन आ सकता है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दोनों एलोकेशंस होनी है तो आगे पीछे हो सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर दोनों एलोकेशन नहीं होनी है, सपोज हमें हमारी एलोकेशन 5 तक की होनी, 6 पे जाना ही नहीं है, तो उस केस में हम इसका ध्यान रखना होगा। तो अब जैसे हमने इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड से एलोकेशंस की थी, तो सिर्फ ये एलोकेशंस बनती है, दिस वन 1 2 3 4 5 6। बट अभी हमने बात की थी हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m+n-1 होने चाहिए, मीन्स इस केस में 7 एलोकेशंस होने चाहिए, बट हमारे पास 6 एलोकेशन है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 6 एलोकेशन आने की वजह ये थी कि जब हम इसको एलोकेट कर रहे थे तो यहाँ पर ही 5 बचा था, यहाँ पर ही 5 बचा था, दोनों को हमने एक साथ यहाँ एलोकेट कर दिया, जिससे एक रो और एक कॉलम एक साथ फुलफिल हो गए। मतलब ऐसा जो कंडीशन आएगी वो हमेशा सिर्फ लास्ट एलोकेशन के टाइम पर आनी चाहिए। अगर लास्ट एलोकेशन से पहले भी ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें पूरी रो और पूरा कॉलम एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, तो इट मीन्स वहाँ पर डीजनरेसी आ जाएगी। डीजनरेसी मतलब कि हमें किसी न किसी एक सेल को 0 एलोकेशन देनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर 3 को 0 एलोकेशन दिया। आप इसमें मतलब उस वक्त यहाँ पर मेरे पास दिस वन और दिस वन, ये दो कंडीशन थी, मैं इस पूरी रो में या इस पूरे कॉलम में कहीं भी 0 दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पर रैंडमली दे दिया। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको 0 कहाँ पर देनी है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। कोशिश करो कि मिनिमम कॉस्ट पे ही 0 एलोकेट करो, ताकि अगर वहाँ पर कुछ और कॉस्ट भी आए तो हमारे पास वैल्यू मिनिमम ही रहे। तो इस केस में बोलते हैं डीजनरेसी। डीजनरेसी कब आती है कि कभी भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 आ जाए। ध्यान रखना, मैंने बताया था नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी, लेकिन अगर कभी भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए तो इट मीन्स वहाँ पर डीजनरेसी है। डीजनरेसी इसको आप अलग से मेंशन कर लेना, नोट्स में से मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो कभी भी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाए तो वहाँ पर डीजनरेसी है, क्योंकि अब मैंने बताया था कि ये जो है बेसिक सेल्स है, तो डेट मीन्स इस बेसिक सेल में वैल्यू 1 है, इसमें 10 है, 2 5 5 6, इस बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स यहाँ पर डीजनरेसी आ जाती है। ठीक है, खैर इस डीजनरेसी का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वो तो रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू एलोकेट हो जाएगी, ये डीजनरेसी रिमूव हो जाएगी। बट पता होना चाहिए कि डीजनरेसी अकर कब होती है, जब बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाए। नॉन बेसिक की तो 0 ही होती है, बट बेसिक की 0 हो जाए तो वहाँ पर डीजनरेसी आ जाती है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस रहेगी। हमारे पास जो नंबर ऑफ बेसिक सेल्स से टोटल सारे लिख लिए, सबके लिए हमने यू आई प्लस वी जे इक्वल टू सी जे ये कैलकुलेट कर लिया। इस केस में भी टोटल कॉस्ट 100 ही आ रही थी। तो अब इन इक्वेशन से हमने पहले u1 को 0 पुट किया और बाकी सारी वैल्यूज निकाल दी, और फिर हमने सारे नॉन बेसिक सेल्स लिखे और इन नॉन बेसिक सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग सी आई जे माइनस यू आई माइनस वी जे कैलकुलेट किया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ओनली वन वैल्यू इज नेगेटिव, विच इज मोस्ट नेगेटिव। तो -3 है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो 3 एंड 2। डेट मीन्स जो ये सेल है 3 2, अब ये एंटर करेगा बेसिक में। अब इसको अगर बेसिक में एंटर करना है तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सेल 3 2 विल एंटर इन बेसिक सेल विद एलोकेशन थीटा। हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, देखो अब कोई भी सेल बेसिक में आएगा उस पर कुछ एलोकेशन तो होगी, तो हमने वो मान लिया कि यहाँ पर जो एलोकेशन है वो सपोज थीटा है, कि थीटा की एलोकेशन इस 4 पर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें एक लूप बनानी है थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। हमने यहाँ पर एक लूप बनानी है। अब लूप कैसे बनाने हैं, नाउ वी हैव टू मेक अ लूप विच विल स्टार्ट फ्रॉम सेल 3 2 एंड गो थ्रू वाया बेसिक सेल्स। मतलब वो जो लूप बनेगी वो बेसिक सेल टू बेसिक सेल ही मूव करेगी। अब लूप बनाने का एक रूल है कि वंस इट गो हॉरिजेंटली देन एंड वंस इट गो वर्टिकली ओनली। डेट मीन्स ओनली वन टाइम ये हॉरिजेंटल चलेगा और एक बार वर्टिकल चलेगा सेम टाइम पे। अगर एक बार वो हॉरिजेंटल चल चुका है तो नेक्स्ट टाइम उसको हमें वर्टिकली लगानी है। अगर एक बार वर्टिकल चल चुका है नेक्स्ट टाइम हॉरिजेंटल लगानी है। हम इसे 2 बार हॉरिजेंटल या 2 बार वर्टिकली नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे कि ये थीटा है, अब यहाँ से हमें लूप स्टार्ट करनी है और बेसिक सेल टू बेसिक सेल ही जाना है। इधर कोई बेसिक सेल नहीं है, इधर हमारे पास 5 है, ऊपर 2 भी और 10 भी है। हमें वही बेसिक सेल चूज़ करना है जिसके आगे हमें फर्दर रास्ता दिख रहा हो। जैसे कि सपोज मैं यहाँ से इस पे जाता हूँ, दिस वन। ठीक है,
अब इससे इधर भी जा सकते हैं, इधर अगर मैं जाता हूँ तो ऊपर नीचे कहीं रास्ता है नहीं, क्योंकि एक बार हॉरिजेंटल और एक बार वर्टिकल। अब मैं यहाँ पर वर्टिकल चल चुका हूँ, तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप हॉरिजेंटल लेना है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। इधर कोई रास्ता आगे बन नहीं रहा, बट इस पर आगे जगह है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप इधर कर दिया। अब यहाँ से इधर आता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर तो रास्ता है नहीं, नीचे ही रास्ता है, नीचे के बाद उधर जाने का भी रास्ता है, तो वहाँ से दिस वन। देखो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल, अगेन वर्टिकल, अगेन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल, एंड फाइनली वापस उसी सेल के पास जहाँ से वो स्टार्ट किया था। तो ये हो गया हमारे पास एक कंप्लीट लूप, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से आ जाएंगे। अब ये लूप किस किस सेल से हम गई है मैंने यहाँ पर एक बार मेंशन कर दिया है कि 3 2 से स्टार्ट हुई, 2 2 पे गई, 2 1 पे, 4 1 पे, 4 4, 3 4 एंड 3 2 पर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर जो एलोकेशन है ये तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा एलोकेशन इसमें दे रहे हैं। इसके बाद जो लूप है ये अल्टरनेट साइन के साथ थीटा माइनस होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमने थीटा प्लस किया है तो यहाँ पर थीटा माइनस होगा, इस एलोकेशन में थीटा प्लस होगा, इस एलोकेशन में थीटा माइनस होगा, और इसके एलोकेशन में थीटा प्लस होगा, और अगेंस्ट एलोकेशन थीटा माइनस होगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके वापस यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, ये होगी कंप्लीट लूप। अब हमें करना कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज मिनिमम ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम विच थीटा इज सब्ट्रैक्टेड। जिस जिस क्वांटिटी में से थीटा सब्ट्रैक्टेड किया गया है उस सब का मिनिमम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, थीटा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है विच इज़ 2 6 एंड 5, 2 6 5 में से मिनिमम निकालना हमने, मिनिमम ऑफ 2 6 5 विच इज़ 2। तो डेट मीन थीटा की वैल्यू 2 है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर एलोकेट कर देंगे कि 4 के पास अब थीटा आ गया, और यहाँ से 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 4 के पास यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 हो गया मतलब ये जो 6 था अब ये नॉन बेसिक में चला गया, ये 4 बेसिक में आ गया और ये नॉन बेसिक में चला गया। डेट मीन जिस पे 0 एलोकेशन आ गई किसी एक को हमने बाहर निकाल देना है। सपोज अगर 2 जगह 0 वैल्यू होती है तो दोनों में से किसी एक को, और जो इसलिए जिस पे ज़्यादा कॉस्ट हो उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो सिमिलरली हमने इस लूप के अकॉर्डिंग क्वांटिटी को जो था अपडेट कर दिया, तो हमारे पास नेक्स्ट टेबल ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 जो है नॉन बेसिक बन गया, ये बेसिक है, यहाँ पर 3 हो गया, 4, यहाँ पर 0 एलोकेशन थी यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5 थी तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की, वो आ गई 94। तो पहले थी हमारे पास इस केस में 100 से हमने कैलकुलेट की तो आ गई 94। अब यहाँ पर अगेन सेम काम करेंगे, बेसिक सेल्स देखेंगे, बेसिक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने दिस वन बेसिक सेल्स ले लिए, बेसिक सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने UI प्लस BJ इक्वल टू CIJ सब कैलकुलेट किया। यहाँ से हमने सारे ड्यूअल वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यूज़ निकालने के बाद नॉन बेसिक सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने CIJ माइनस UI माइनस BJ कैलकुलेट किया। अगेन हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आई विच इज़ एट 1 1। डेट मीन्स हम 1 1 पे थीटा एलोकेट करेंगे, और उसके बाद हमने फिर से वही काम करना है लूप बनाने का। डेट मीन्स 1 1 पे हमने थीटा एलोकेट किया। अब यहाँ से लूप बनानी, लूप या तो नीचे जाएगी या इधर जाएगी, हम कहीं भी जगह जा सकते हैं। सपोज़ हमें आगे का रास्ता पता होना चाहिए। मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, सपोज़ ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल, वहाँ से दिस वन हॉरिजेंटल, यहाँ से वर्टिकल है वापस हॉरिजेंटल। ये हर एक कॉर्नर पॉइंट जो होंगे वो बेसिक सेल ही होंगे, नॉन बेसिक पे नहीं जाना। अब यहाँ पर थीटा हमने प्लस किया है, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस थीटा, यहाँ पर माइनस थीटा, यहाँ पर प्लस थीटा और यहाँ पर माइनस थीटा। तो थीटा हमने माइनस कहाँ कहाँ किया है, 3 पर किया है, सॉरी यहाँ पर 4 है माइनस थीटा, ये प्लस थीटा है, ये 4 पे, 6 पे एंड 10 पे हमने 3 जगह माइनस किया, 4 6 एंड 10। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 मिनिमम है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 एलोकेशन आ जाएगी, ये 4 - 4 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर 4 + 2 6, यहाँ पर 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने ये सारी एलोकेशंस कर दी। थीटा की वैल्यू हमने जहाँ जहाँ माइनस की है, प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर 3 एलोकेशन है तो मिनिमम इसका 3 आएगा। थीटा का जो मिनिमम है वो 3 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 3 एलोकेट कर दिया। यहाँ पर 4 में से 3 माइनस किया, 1 आ गया। यहाँ पर हमने 3 ऐड कर दिया एंड सो ऑन। सिमिलरली सारी क्वांटिटी अपडेट कर दी। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 91। अगेन हम बेसिक सेल
लेंगे, जितने भी बेसिक सेल्स हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकालेंगे, नॉन बेसिक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग ये निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सारी नॉन बेसिक सेल्स के लिए वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। तो पॉजिटिव आ गई तो ये जो टेबल है ये हमारा ऑप्टिमल टेबल है, विच यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है क्योंकि सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 इसलिए हमारा ऑप्टिमल टेबल है और ये हमारी ऑप्टिमल कॉस्ट है। अब जैसे कि ये तो मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड से मोदी मेथड लगाना स्टार्ट किया था और 2 या 3 आइटरेशन में मेरे पास आंसर आ गया, लेकिन जब मैंने वैम मेथड यूज़ किया था, वैम मेथड सॉल्व किया था, तो आप देख सकते हैं ये वैम मेथड का एलोकेटिव टेबल था, दिस वन। तो दोनों टेबल्स में सेम एंट्रीज आई है, ठीक है। मतलब जो एलोकेशंस थी ये हमारे पास अभी लीस्ट कॉस्ट से मोदी मेथड लगा है और ये वैम मेथड का एलोकेटिव टेबल है, तो दोनों की एलोकेशन सेम आई है। अब अगर आपने लीस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करते हो तो आपको 2 या 3 आइटरेशन लगा के आंसर मिलेगा। अगर आप वैम मेथड से स्टार्ट करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम में भी डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, जरूर नहीं फर्स्ट टाइम में मिलेगा बट मिल सकता है। बट ये गारंटी है कि अगर आप वैम या नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कोर्स से स्टार्ट करते हो तो उसमें आइटरेशन वैम के कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए यही 2 मेथड थे, वैम मेथड एंड मोदी मेथड। नेक्स्ट हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। टिल देन आप लोग इसे कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे साथ के साथ इसे कवर करते रहिएगा। थैंक यू।